देखिएगा, हम लोग लास्ट क्लास में जो है कुछ बेसिक डेफिनेशन बात की, जिसमें हम लोग ने बात किया आर्क वोल्टेज, रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज, है ना। तो मैंने क्या बात किया कि यहाँ पे रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज और रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज आपको याद होगा। एनर्जी बैलेंस थ्योरी में या लो रेसिस्टेंस मेथड में जो है हम लोग बात कर रहे थे कि अगर रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज जो है उसका रेट, अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के रेट, जिस रेट से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है उस रेट से अगर रीस्टैकिंग वोल्टेज का रेट ज्यादा हो गया, यानी कि आर 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 भी का वैल्यू ज्यादा हो गया, तो आर्क परसिस्ट कर जाएगा। आर्क परसिस्ट कर जाएगा यानी कि वो दोबारा जो है, हाँ, इंटरप्ट नहीं होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे इंटरप्ट करने के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का रेट ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जिस रीस्टैकिंग वोल्टेज का हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि आर भी, ओके, और रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज की बात कर रहे हैं, यानी कि आर 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 भी, ओके, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगा, सो डेट कि हम लोग उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सके और उससे ज्यादा हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का रेट हम लोग ले सके, है ना। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने एक फीडर लाइन लिया, जो सिंपल फीडर लाइन है हमारा। ये सोर्स है, बस बार है, ट्रांसफार्मर है, फीडर है, उसके साथ एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। इस सर्किट ब्रेकर के आगे कहीं किसी एक पॉइंट पे जो है फॉल्ट हुआ, है ना। इसके आगे जो है एक फॉल्ट हुआ, यानी कि जो लोकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर है उसके आगे तक आपका एक फॉल्ट हुआ। इस लोकेशन तक फ्रॉम द सोर्स जो है, जो रेसिस्टेंस है आर है, यहाँ तक आपका जो है इंडक्टेंस एल है, और यहाँ से यहाँ तक जो कैपेसिटेंस है वो है हमारा सी, यानी कि आर एल एंड सी। इट इज जस्ट द रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पर फेज ऑफ द सिस्टम अप टू द लोकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, यानी कि सर्किट ब्रेकर की लोकेशन तक जो है ये टोटल हमारा रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है। ऑफ कोर्स फीडर लाइन है तो रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस हम लोग सीरीज में लिखते हैं, और कैपेसिटेंस है तो उसको हम लोग शंट में हम लोग ड्रॉ करते हैं। ऑल ऑफ यू नहीं ना, हम लोग जैसे ही जो है बात करते हैं कि व्हेन द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स आर अबाउट टू ओपन, जैसे ही फॉल्ट हुआ वैसे ही सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट उस समय तो क्लोज है, यानी कि अबाउट टू ओपन करने का मतलब क्या है कि बस वो इंस्टेंट आने वाला ही है। कौन सा इंस्टेंट? कि सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट अब क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, है ना। यानी कि उस कंडीशन में जैसे ही फॉल्ट हुआ उस समय कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है, ओके, किसके थ्रू? थ्रू द रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड सर्किट ब्रेकर। ओके, इनिशियली जो है इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है सर्किट ब्रेकर के थ्रू। अभी तक सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट ओपन नहीं हुआ और सर्किट इधर से कंप्लीट हो गया, यानी कि ये इस समय क्या कर रहा है कि रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। किसके द्वारा? फॉल्ट के द्वारा। ये जो फॉल्ट हुआ ये दोनों कॉन्टेक्ट कभी क्लोज कंडीशन में है ना, ओके, नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों क्लोज होगा। इससे यहाँ तक जो है हमारा कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और ये रेसिस्टेंस है। जैसे ही फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट होने के कारण यहाँ से ये दोनों पॉइंट जो है सेम पॉइंट पे आ गया, और ये तो उस समय क्लोज है ही, इस पूरे कैपेसिटेंस को ये क्या कर देगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा। यानी कि टोटल का टोटल करंट जो है आपका कहाँ से पास करेगा, थ्रू द फॉल्टी सेक्शन, है ना, नॉट थ्रू द कैपेसिटेंस। नाउ जैसे ही जो है यहाँ पे सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट जो है वो ओपन होगा, तो जैसे ये कॉन्टेक्ट ओपन होगा तो ये ओपन होने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट देखो, ये इसका सर्किट ब्रेकर का ये पॉइंट यहाँ आ गया, इस सर्किट ब्रेकर का फॉल्ट तो है ही, तो ये सर्किट ब्रेकर का पॉइंट ये यहाँ आ गया, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस और ये इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा, है ना। यानी कि उस समय जो करंट फ्लो करेगा, यानी कि यहाँ पे ये इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज ये क्या होगा, सेम हो गया, यानी कि VC जो है दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड आल्सो अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, है ना। यहाँ पे जो करंट है जैसे अगर ये ओपन हो गया तो करंट अब आपका किधर से पास हो गया, इसके थ्रू पास हो गया। ऑल ऑफ यू एग्री। ऑफ कोर्स इसका करंट का पास क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, है ना, जैसे वो ओपन होगा तो
इस तरह से जो है हमने क्या बात किया कि जो भी सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट है और जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वो दोनों आपका क्या होगा, सेम हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना। यहाँ पे यही वोल्टेज जो है VCT एक्चुअली VCT जो है इसी को हम लोग कहते हैं रीस्टैकिंग वोल्टेज, और द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस C, ओके, जो आपका राइज करेगा, ऑसिलेट होगा। ओके, राइज क्यों करेगा, ऑसिलेट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो रेजोनेंस का कंडीशन आ गया है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आपस में क्या आ गया, सीरीज कनेक्शन हो गया। और जैसे ही इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सीरीज कनेक्शन हुआ वैसे एनर्जी का ऑसिलेशन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इंडक्टर जो है कैपेसिटर को सप्लाई करेगा एनर्जी, फिर कैपेसिटर इंडक्टर को एनर्जी सप्लाई करेगी, है ना, रेजोनेंस, है ना। इसलिए यहाँ पे ऑसिलेशन होता है, और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑसिलेशन होता है उसको हम लोग यहाँ पे कौन सा फ्रीक्वेंसी करते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उसको नहीं कहा कि उसको लोग कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, कब, जब एक्सएल और एक्सी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो एक्सएल इक्वल टू अगर हमारा ओमेगा एन एल है और एक्सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा एन सी होगा, तो अगर ओमेगा एन का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई अंडर रूट एल सी। दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से जो है रीस्टैकिंग वोल्टेज आपका ऑसिलेट कर रहा है ना। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जो है रीस्टैकिंग वोल्टेज यानी कि आपका वोल्टेज क्रॉस द कैपेसिटर वो ऑसिलेट हो रहा है। इसका आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस फार्मूला। ऑफ कोर्स आपने रेजोनेंस में भी ये फार्मूला यूटिलाइज किया होगा और हम लोग फिर से यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक, है ना। नाउ अब हम इस सर्किट का इक्वेशन हम लोग लिखना चाहें, ओके, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द सर्किट, मान लेते हैं इंस्टेंटेनियस करंट आई है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V है, माइनस E प्लस IR प्लस L di/dt प्लस 1/C V dt इक्वल टू 0। सॉरी 1/C I dt ना, 1/C I dt इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है ना। माइनस E प्लस IR प्लस L di/dt प्लस 1/C I dt। सर्किट कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, यहाँ पे आप लोग आपको जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन या फीडर लाइन का जो रेसिस्टेंस होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि ओमेगा एल, उसका वैल्यू क्या होता है, बहुत बहुत कम होता है ना। यानी कि इस आर का वैल्यू जो है आपका ओमेगा एल से बहुत कम है, तो आर का वैल्यू बहुत बहुत कम है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको नेग्लेक्ट करने का मतलब इसका बहुत कम है, तो इस आई आर को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप, है ना। ऑफकोर्स जब रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब देखिएगा बहुत सारी जगह, ओके, जैसे अल्टरनेटर में, जनरेटर में, ट्रांसमिशन लाइन में, सब जगह हम लोग रेसिस्टेंस को मैक्सिमम जगह नेग्लेक्ट करते हैं। वैसी जगह हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है और वो ज्यादा जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे इफेक्ट नहीं डालता है, बट उसकी वजह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन जरूर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स होने के कारण जो है वैसे जगह हम लोग रेसिस्टेंस को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, अगर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ तो। और ये जो ई है हमारा, ई जो है ये एक सिस्टम वोल्टेज है। किस इंस्टेंट पे, एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन, जिस समय आर्क को इंटरप्ट कर रहे हैं उस समय सिस्टम वोल्टेज यानी कि इंस्टेंटेनियस सिस्टम वोल्टेज है, जिसको हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे आर्क को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं। ओके, क्यों क्यों कांस्टेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिएंट फिनोमिनन होता है, आप आगे देखेंगे जब हम लोग टाइम निकालेंगे तो इस फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम निकालेंगे t इक्वल टू 1/f। तो जब हम लोग टाइम निकालेंगे तब आप देखेंगे ये टाइम जो है, जो ट्रांजिएंट फिनोमिनन होता है, ओके, वो ट्रांजिएंट फिनोमिनन बहुत फास्ट रेट के साथ होता है। ओके, यानी कि ट्रांजिएंट फिनोमिनन अकर एट वेरी फास्ट रेट। ओके, जो नियरली उसका वैल्यू होता है 0.1 मिली सेकेंड।
तो 0.1 मिली सेकेंड यानी कि बहुत फास्ट रेट से वैरी कर रहा है, ट्रांजिएंट हो रहा है फेनोमेनन। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो सिस्टम वोल्टेज है उसको उसी स्टैंड पे हम लोग एज्यूम करते हैं और उसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। क्लियर है? तो हम लोग ये सिस्टम वोल्टेज ई को क्यों कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज ई जो है हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और यहाँ पे जो ट्रांजिएंट फिनोमिनन हो रहा है वो बहुत फास्ट रेट से हो रहा है, जिसमें हमारा बहुत कम टाइम लग रहा है, नियर अबाउट 0.1 मिली सेकेंड। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, है ना? नाउ अब जब ये सारा चीज निगलेक्ट हो गया तो हम लोग इसको अब लिख सकते हैं इस तरह से, E इक्वल टू एल डी आई डी टी प्लस वन बाई सी आई डी टी। पहले ये था ना हमारा, पहले देख लो, माइनस ई प्लस आई आर को नेग्लेक्ट कर दिए, फिर ये इक्वेशन था हमारा, ये था ना? नहीं, ओके, आई आर को नेग्लेक्ट कर दिए, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। और इसको लिखिए एल डी आई बाई डी टी प्लस वन बाई सी आई डी टी इक्वल टू लिख सकते हैं एल में। नाउ ऑफ कोर्स कैपेसिटर है तो चार्ज स्टोर करेगा, Q इक्वल टू सी वी सी लिख सकते हैं, सी वी सी, वी सी इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, सी इज द कैपेसिटेंस। तो आई इक्वल टू डी क्यू आई डी टी। ओके, तो इक्वल टू डी सी वी सी बाई डी टी लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, फिर डी आई बाई डी टी, फिर तो हमारा कांस्टेंट है सी डी टू वी सी सी डी टी टू लिख सकते हैं, डी आई बाई डी टी इक्वल टू लिख सकते हैं। अब Q इक्वल टू जो है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिख सकते हैं एल में, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इक्वल टू सी वी सी, और आई इक्वल टू जो था हमारा ये सी डी वी सी बाई डी टी, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिए तो डी आई बाई डी टी इक्वल टू सी डी टू वी सी टू डी टी टू लिख सकते हैं एल में, लिख सकते हैं। नाउ ये एल था, यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी सी डी टू वी सी डी टी टू प्लस वन बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इक्वल टू सी वी सी इक्वल टू ई लिख सकते हैं एल में, लिख सकते हैं, है ना? देन सी सी कैंसिल, एल सी लिख सकते हैं, लिखते जाओ, यस और नो। ओके, एक लैपलेस ट्रांसफॉर्म एल सी एस स्क्वायर वी सी एस, यहाँ पे तो इनिशियल वोल्टेज इसके क्रॉस जीरो, इनिशियली हमारा जो है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जीरो ना, क्योंकि वो कैपेसिटेंस को वो क्या कर रहा था, फॉल्ट उसको शॉर्ट सर्किट कर रहा था, तो वो जीरो हो गया। तो देखिए हमने एस स्क्वायर वी सी एस लिख दिए प्लस वी सी एस इक्वल टू ई वाई एस लिख सकते हैं। नाउ वी सी एस कॉमन ले लिए हम लोग, एल सी एस स्क्वायर प्लस वन ई वाई एस लिख सकते हैं, यानी कि वी सी एस इक्वल टू ई वाई एस एल सी एस स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, है ना? नाउ ई एल सी कॉमन ले लिए, एल सी कॉमन एस एस स्क्वायर प्लस वन बाई एल सी लिख सकते हैं, एल में लिख सकते हैं, है ना? ये हमारा क्या है, ओमेगा एन नहीं, देन वी सी एस इक्वल टू ई
ये हमारा ओमेगा एन है, ये ओमेगा एन का होल स्क्वायर है। ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू क्या था हमारा, ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट 1/LC। ये 1/LC, तो इसको हम यहाँ पे लिख जो रहे हैं E/1/LC। तो 1/LC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/LC को ओमेगा एन स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, में लिख सकते हैं, है ना। नाउ इसको देखो, इसको रीअरेंज करेंगे हम लोग, ई 1/s माइनस 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर लिख सकते हैं। आप पार्शियल फ्रैक्शन से बनाएंगे, बट देखो एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिक यही आएगा, है ना, आएगा। एलसीएम लेने के बाद ये आ रहा है। नाउ टेक इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, यानी कि VCT इक्वल टू ई 1/s का 1, और ये क्या हो गया, किसका लैप्लेस है, ये कॉस या साइन का, कॉस ओमेगा थीटा है। देन दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेस ट्रैकिंग वोल्टेज, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ रेस ट्रैकिंग वोल्टेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, मस्ट बी कमिट टू मेमोरी, बिकॉज इस पे बेस्ड आपका थ्योरी भी आएगा और न्यूमेरिकल भी आएगा। अब यही हमारा रेस ट्रैकिंग वोल्टेज था, है ना, फिर से इसको लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dVc dt रेट ऑफ राइज ऑफ रेस ट्रैकिंग वोल्टेज, है ना, इसको लोग क्या लिखेंगे, आर 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 भी। अगर फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई कॉस ओमेगा एन टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा एन टी, माइनस माइनस प्लस, और ओमेगा एन बच गया, ओमेगा एन बाहर, तो ओमेगा एन ई साइन ओमेगा एन टी होगा या नहीं होगा। इट आल्सो शुड बी रिमेम्बर्ड, है ना, दिस होगा या नहीं होगा, ओमेगा एन ई इंटू साइन ओमेगा एन टी, क्लियर है। तो ये दो फार्मूला आपको जो है याद रखना होगा। अब यहाँ देखो एक्सप्रेशन में ये साफ दिख रहा है कि ये क्या है, साइनोसॉइडल नेचर का है, नहीं, ये साइनोसॉइडल नेचर का है, 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। ओके, जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे ना, इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, 0 ओके, तो ये ऑसिलेटरी नेचर का दिख रहा है आपको। वैसे ही सिंपल ग्राफ आपको ड्रॉ है या नहीं है, सिंपल, अगर वहां पे साइनोसॉइडल टर्म आ गया, साइन या कॉस टर्म आ गया, यानी कि वो कैसा नेचर का हो जाएगा, वो ऑसिलेटरी नेचर का हो जाएगा। लैप्लेस हम लोग क्यों लिए, लैप्लेस एलएस हम इसलिए लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है या तो डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच है या तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है। Okay, Laplace transform, that is a very powerful mathematical tools, okay, to solve the differential equation. Now, अगर हम लोग maximum value find out करें, तो anybody tell me ये tracking voltage का maximum क्या होगा, यहाँ बताओ, इसका maximum value expression क्या होगा। ये हमारा क्या था, एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज था, तो ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, तो ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम हो, तभी मैक्सिमम 0 होगा भाई, मैक्सिमम पहले क्या लिखे, ओके, मैक्सिमम दोनों होगा। तो ई जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज टीएम, टीएम दैट इज द मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज। ये तो हम लोग इंस्टेंटेनियसली कांस्टेंट इसलिए लिए
क्योंकि ट्रांजिएंट फिनोमिनन बहुत फास्ट होता है ना, इसलिए हम इसको कांस्टेंट मान लिए थे, बट एक्चुअली इट इज नॉट कांस्टेंट। ओके, इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ई जो हमारा साइनोसॉइडल वेव था, ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी था एक्चुअली, इसी वेव। इसका ई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ई एम। इसका ये मैक्सिमम 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 या 0। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 1 1। ओके, मैंने क्या पूछा, 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी का मैक्सिमम वैल्यू, है ना। इसका वैल्यू 1 मैक्सिमम होगा। ऑल ऑफ यू एग्री, ऑल ऑफ यू एग्री। 0 होगा राहुल, 0 0 एग्री। नो, नो एनीबडी गिव द राइट आंसर। 2, वेरी गुड धीरज, निशा, इंद्रमणि, दीपक। 2, ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये मिनिमम होगा, माइनस साइन के साथ है। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1। तो 1 माइनस -1 कितना हो गया, 2। यानी कि 2 इंटू सिस्टम पीक वोल्टेज, ये रीस्टैकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ऑल ऑफ यू एग्री कि 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी का मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा। एग्री। तो जस्ट बी फोकस, है ना, कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, एंड दिमाग को ठोकिए, कहाँ है भाई आप, है ना। बी कॉन्शियस, जस्ट प्लीज। ओके, डोंट फ्लो विथ मी, जस्ट फ्लो विथ माई वॉइस, माई स्टेटमेंट। ओके, तो ये स्टैकिंग वोल्टेज का ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू बताओ भाई, क्या होगा, बोल के ही बता सकते हैं, जल्दी से बताओ। ओमेगा एन हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह गया। ये दोनों प्रोडक्ट है, ई का मैक्सिमम वैल्यू ई एम, इसमें यहाँ लिखी, और साइन ओमेगा एन टी का मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी कि ओमेगा एम ओमेगा एन ई एम। वेरी गुड आरती। ओके, ओमेगा एन ई एम यानी कि ओमेगा एन इंटू सिस्टम पीक वोल्टेज। गॉट इट। ये आपका हो गया आर 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 भी मैक्सिमम। ये 4 फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा, चारों आपको याद होना चाहिए। अगर ये दोनों याद है तो सब याद रहेगा, अगर ये दोनों याद नहीं है तो ये दोनों भी याद नहीं रहेगा। ओके, नाउ इंग्लिश में और बात करेंगे, डोंट वरी। अब हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ऐसा टाइम क्या होगा जिस टाइम पे जो है रीस्टैकिंग वोल्टेज मैक्सिमम हो जाए फर्स्ट साइकिल में, यानी कि पहले साइकिल में रीस्टैकिंग वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा। ओके, अब सोचो कि ये रीस्टैकिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, रीस्टैकिंग वोल्टेज इक्वल टू ई 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। ओके, 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। तो ये पूछ रहा है क्या कि रीस्टैकिंग वोल्टेज मैक्सिमम जो है फर्स्ट साइकिल में, यानी कि पहले साइकिल में किस इंस्टेंट पे होगा। तो सोचो ये मैक्सिमम कब हुआ, टाइम का फंक्शन सिर्फ यही है ना, टाइम का फंक्शन सिर्फ यही है ना। ये मैक्सिमम कब हुआ, जब ये मिनिमम हुआ, है ना, ये मिनिमम हुआ नहीं। तो कॉस ओमेगा एन टी का मिनिमम वैल्यू कितना, -1 पाई बाई ओमेगा एन। वेरी गुड। कॉस ओमेगा एन टी का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2
2 पाई। ऑल ऑफ यू एग्री? -1 पहले साइकिल में कब आ रहा है? जब ओमेगा एन टी इक्वल टू क्या होगा? टेल मी फॉर फर्स्ट साइकिल, है ना, या cos ओमेगा एन टी इक्वल टू -1 कब? जब हमारा जो है ओमेगा एन टी पाई हो, फिर आगे साइकिल होगा यहाँ पे, यानी कि ऑड में 3 पाई 5 पाई यही होगा ना। ऑड में जब पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, तो यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट साइकिल में। तो फर्स्ट साइकिल के लिए ओमेगा एन टी का वैल्यू कितना? पाई, यानी कि टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा एन, और ओमेगा एन का वैल्यू कितना? 1/√LC। ये फर्स्ट साइकिल के लिए होगी। फर्स्ट साइकिल में रीस्टैकिंग वोल्टेज मैक्सिमम किस इंस्टेंट पे होगा? जब टी का वैल्यू पाई√LC के बराबर हो जाए। ऑल ऑफ यू एग्री? सर हाँ बोलो सर, एक बार सर यहाँ फिर से बताइए सर। वहाँ सर पाई जो सर आप लिए हैं सर, वो वाला सर टर्म सर साइकिल में। यस सर। साइकिल देखो आपको, ये कॉस का ग्राफ है, ये -π/2, 0 π/2 पाई, ओके, 3 π/2, सॉरी, हाँ 3 π/2, 2 पाई, जोड़ते जाएंगे हम लोग π/2, है ना, ओके, फिर 5 π/2, और ये हमारा क्या होगा? 5 पाई, ये पाई पाई, फिर एक साइकिल कंप्लीट होगा, तो पाई प्लस, सॉरी 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई, ये ऐसे ही चल रहा है। फिर 3 पाई के बाद फिर 2 पाई, है ना, एक कंप्लीट हो। तो यहाँ पे पहले साइकिल में, पहला साइकिल कॉस का कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले साइकिल में ये मैक्सिमम नेगेटिव कब हो रहा है? एट द इंस्टेंट ऑफ पाई। दूसरे साइकिल में फिर यहाँ कब हो रहा है? एट द इंस्टेंट ऑफ 3 पाई, ओके। तो पहले स्टार्टिंग वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा फर्स्ट साइकिल में? जब cos ओमेगा एन टी का वैल्यू cos पाई के बराबर हो जाए। क्लियर? ओके, तो ओमेगा पाई, तो यहाँ पे पाई बाई ओमेगा एन हो गया। और द सेकेंड साइकिल अगर हम निकालेंगे तो ये 3 पाई, नहीं, देन T2 इक्वल टू 3 पाई बाई ओमेगा एन। तो यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ याद नहीं रखना है। अगर आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्लियर है तो आपसे सेकेंड साइकिल के लिए, थर्ड साइकिल के लिए आपको निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला, है ना। जो नहीं पढ़ा है, रट्टा मारा है, तो वो क्या करेगा भाई? सारे में ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेगा। क्लियर है? अब हम लोग रीस्टैकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू जिस स्टैंड पे होगा वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग जो है ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि आर भी हमारा मैक्सिमम फर्स्ट साइकिल में किस स्टैंड पे होगा। ये आर भी मैक्सिमम था, है ना, आर भी मैक्सिमम, आर भी का वैल्यू ओमेगा एन ई साइन ओमेगा एन टी था। तो साइन का ग्राफ इस तरह से 0 π/2 पे पहला मैक्सिमम पहले साइकिल में, फिर π/2 से अब 2 पाई फिर से जोड़ दीजिए इसमें, ये क्या हो जाएगा? 5 π/2, नहीं, हाँ, तो आर भी मैक्सिमम कब होगा? जब साइन ओमेगा एन टी क्या होगा? 1 होगा। और ये 1 कब होगा? जो ओमेगा एन टी का वैल्यू π/2, 5 π/2, इसी तरह से हम लोग जोड़ते जाएंगे, नहीं, 9 π/2, ओके, 2 पाई जोड़ते जाइए। तो ये पहले साइकिल, ये दूसरे साइकिल, ये तीसरे साइकिल में, है ना। देन पहले साइकिल में मैक्सिमम कब होगा? जो ओमेगा एन टी का वैल्यू π/2, यानी कि टी का वैल्यू
π/2 ओमेगा n, यानी कि π/2 अंडर रूट LC। क्लियर है? अगर वही सेकेंड साइकिल के लिए निकालना हो, इसमें लोग 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 5 ये 5 π/2। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्या, रीस्टैकिंग वोल्टेज और RRRRV का मैक्सिमम वैल्यू इंस्टेंट, सारा चीज पता चल गया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रीस्टैकिंग वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है वो है E × 1 - cos ओमेगा NT। क्लियर है? RRRV का जो एक्सप्रेशन है वो है ओमेगा NE sin ओमेगा NT। क्लियर है ना? रीस्टैकिंग वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 2 × मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज होगा, और RRRV का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ओमेगा N × सिस्टम मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज होगा। क्लियर है ना? अब हम इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं, जस्ट सी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड आल्सो फॉर योर कंपटीशन। ओके, तो प्रॉब्लम कहता क्या है यहाँ पे, सिंपल, दैट इज सो सिंपल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इस तरह से, जस्ट पुटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला एंड गेटिंग द रिजल्ट, बट फिर भी इसमें लोग कुछ टेक्निक के साथ जो है हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन देखते हैं और उसका फार्मूला देखते हैं। ओके, जो बेसिक नॉलेज है हमारा, बेसिक नॉलेज में हम लोग देखते क्या है, प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन क्या करता है, फॉर ए 132 kV सिस्टम, यानी कि आपका सिस्टम वोल्टेज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 132 kV। ओके, कैलकुलेट, क्वेश्चन बस यहीं शुरू हुआ यहीं खत्म हो गया। फाइंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यानी कि FN या ओमेगा n, ये है ना नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज, रीस्टैकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू। तीसरा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RRRV, RRRV का मैक्सिमम वैल्यू कब, जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है ट्रांसमिशन लाइन का अप टू फॉल्ट पॉइंट, बोल रहा है ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दिया हुआ है कहां तक, अप टू फॉल्ट पॉइंट तक। याद होगा मैंने एक्सप्रेशन जो लिया था RLC का, वहां पे R इंडक्टेंस रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस जो मैंने कहा फ्रॉम द सोर्स टू द सर्किट ब्रेकर पॉइंट, वही हमारा फॉल्ट पॉइंट वहीं तक वो टूटेगा, है ना? तो सेम चीज हुआ दोनों। तो यहाँ पे इंडक्टेंस दिया हुआ एल वैल्यू 0.02 हेनरी और कैपेसिटेंस दिया हुआ 0.025 माइक्रोफैराड। ओके, अब तो सारा फार्मूला बेस्ड है। फर्स्ट, Fn = 1/2 पाई अंडर रूट LC, निकल जाएगा ये, टेल मी। ओके, सेकेंड, रीस्टैकिंग वोल्टेज मैक्सिमम इक्वल टू 2 × सिस्टम मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज। अब बताओ, सिस्टम वोल्टेज दिया 132 kV, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा? टेल मी एनीवन क्विकली प्लीज। 132 kV कैलकुलेट करके उन्हें बताओ, खोल के बताओ। 132/2 132 बाई सर 132 × 2 इंटू 2। नहीं, मैं बोल रहा हूँ बाबू सिस्टम का मैक्सिमम वोल्टेज, ये निकालने नहीं बोला, ये सिस्टम पीक वोल्टेज क्या होगा ये बताओ। चले, इसने लिखा है 132/√2, ऑल ऑफ यू एग्री? आगे बढ़ो उससे। यस सर, और मेरे कहने का मतलब ये गलत है, और आगे बोलो। ये गलत है आरती राय। ओके, 132√3, ये भी गलत है धीरज। सर 132 × 2/√2 132 × 2 क्यों पूजा? सर मैक्सिमम वोल्टेज है ना।
मैक्सिमम वोल्टेज के लिए तो मैक्सिमम बाई √2 इंटू √2 ना। Yes, sir. देखो मैंने कहा था कि मैंने शुरू में कहा, ट्रांसमिशन लाइन में आपने पढ़ा होगा, जब वोल्टेज दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो 132 के भी हमारा सिंगल फेज होगा या 3 फेज होगा, टेल मी। वो सिंगल फेज वोल्टेज है या 3 फेज वोल्टेज है? सिंगल फेज है सलेस। 132 हम लोग सिंगल फेज में ले आएंगे भाई, इज इट पॉसिबल? नो। 132 के भी इज द 3 फेज वोल्टेज। और जब ये 3 फेज वोल्टेज है तो मैंने कहा था प्रॉब्लम बनाने समय कि जब कोई भी 3 फेज तो या तो स्टार कनेक्शन होगा या तो डेल्टा कनेक्शन होगा। जब प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं दिया हो तो कौन सा कनेक्शन लेंगे हम लोग? स्टार कनेक्शन लेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये स्टार के लिए VL इक्वल टू √3 VPH, तो ये फेज वोल्टेज निकल गया 132 kV बाई √3। तो ये अभी कौन सा वैल्यू निकला? RMS में निकला। हाँ, बड़ा कंफ्यूज करता है तो प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको नहीं कंफ्यूज करेगा। ये RMS में हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कितना? अभी ये मैक्सिमम वैल्यू होगा RMS इंटू √2, है ना। तो 132 बाई √3 इंटू √2 kV, यही वोल्टेज आपका हो जाएगा। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट, है ना। तो ये आपका, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका रीस्टैकिंग वोल्टेज मैक्सिमम निकल जाएगा। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन, ओके। 132 kV लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज सब भुला के भी, ओके। नाउ आर भी मैक्सिमम, ये कितना? ओमेगा एन इंटू EM यानी कि सिस्टम पीक वोल्टेज, ये आपको यहाँ से पता चल गया। ओमेगा एन इक्वल टू √LC, और ये EM तो भी हम लोग निकाले। ये क्या है एक्चुअली? यही है ना EM, यही है ना भाई EM, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही 2-3 क्वेश्चन है। ओके, एक्चुअली मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, चारों में से जो बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बताऊंगा। ओके।